दोस्तों, दोबारा खैर मकदम है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम रूबरू में आपका। हमारे साथ जैसा कि आप जानते हैं कि पहली बार हैदराबाद की तारीख में कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद किसी चैनल पर रास्त आवाम से गुफ्तगू करने की हिम्मत की है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि आला ओहदेदार हमेशा आवाम से दूर रहने की कोशिश करते हैं। आइए इस वक्फे के बाद के पहले कॉलर का पहला सवाल लेते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं टोली चौकी से बात कर रहा हूँ। अपना नाम बताइए। अब्दुल्ला नाम है मेरा। जी। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा 4 टीवी के लिए जो इतना अच्छा प्रोग्राम रखें, और मुबारकबाद हमारे कमिश्नर साहब के वास्ते। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। मेरा सवाल ये है कि मैं टोली चौकी में रहता हूँ, 7 टम्स रोड जमाली कुंटे गने जी। वहाँ पे जो है दिन दहाड़े बच्चियों को बहुत छेड़ा जाता है जी। और जो है खुलेआम जो है नशाबंदी हो रही है, वहाँ पे नशा करते हैं बच्चे सब जी। तो आप कम से कम एक नाइट में तो भी एक रक्षक भिजाइए ताकि एक राउंडिंग हो सके, ताकि बच्चे या फिर जवान बच्चियां जो है अपने घर आ जा सकें। टोली चौकी के पास मकाम बताइए। जी। टोली चौकी के पास कहाँ पर रहते हैं आप? टोली चौकी 7 टम्स रोड जमाली कुंटा। जी जी जी। कौन सा पुलिस स्टेशन आता है आपको? गोलकोंडा का है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, आपकी शिकायत का। खान साहब फिर वही सवाल। जी। बच्चों को छेड़छाड़ साफ सीधा बता रहे हैं कि उनके इलाके में ये हो रहा है छेड़छाड़, यानी कि जो ईव टीजिंग बोलते हैं हम लोग। और जो वाइन शॉप्स हैं, वाइन शॉप्स के पास भी बच्चे पीना करना करते हैं और छेड़छाड़ करते हैं। मैं गोलकोंडा इंस्पेक्टर से फ़ौरन बात करूंगा। ये एरिया में पेट्रोलिंग का इंतज़ाम होगा और जो भी बच्चे ऐसा करते हैं इनको राउंड अप करेंगे और एक्शन ज़रूर होगा। तो खान साहब, इतनी शिकायतें जब आ रही है इस तरीके की, तो क्या इसमें हमारी खामी महकमा पुलिस के उन ओहदेदारों की है जो बिल्कुल ये चीज़ों को बंद करना नहीं चाहते? देखिए, इसमें कई वजह हो सकते हैं। एक खामियां भी हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, और जिस तरह से अपने खिदमत अंजाम देना है उस तरह से चंद ऑफिसर्स नहीं दे रहे हैं, ये बात का भी सबूत है। साथ ही साथ ये भी है कि काम का बोझ भी बहुत ज़्यादा है और जो स्ट्रेंथ है, स्टाफ है, वो भी बहुत कम है। अब देखिए, टोली चौकी, आज की टोली चौकी 10-15 साल पहले जो टोली चौकी थी वो तो नहीं रही आज। गोलकोंडा से टोली चौकी और इनका एरिया तो बहुत बड़ा है उधर से। इसी तरह हम देखते हैं कि जुबली हिल्स हो या बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन, वो नीचे के एरिया जो हैं वहाँ पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। नए पुलिस स्टेशंस क़ायम करने का एक मंसूबा भी है हमारे पास। जैसे बोराबंडा का इलाका है, 4-5 लाख की आबादी हो गई है उधर। संजीव रेड्डी नगर से बहुत दूर हो गई है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। और टोली चौकी के आसपास का एरिया भी इतना फैला हुआ है आजकल, इतने कॉलोनीस आए हैं इधर, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस आए हैं, तो आबादी भी बहुत बढ़ गई है इधर। तो यहाँ आउटपोस्ट की भी ज़रूरत है। इससे आगे बढ़कर नए पुलिस स्टेशन कायम करने की भी ज़रूरत भी है। तो सरकार तक हमें बात ले गए हैं, रियासती सरकार तक। देखना चाहिए कहाँ तक ये होता है। जब तक यहाँ के हालात सुधारने की ज़रूरत है, और जो भी ऑफिसर्स हैं, जो जितना भी स्टाफ है उनके पास, इसको लेकर वहाँ के आवाम के ताउन के साथ कंट्रोल करना चाहिए। जब एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन आया है कि ये इलाके में यहाँ पर ये बात हो रही है, तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। हाँ साहब, तमाम शिकायतें जो आ रही है उसमें एक मेन चीज़ ये देखी जा रही है कि यहाँ पर शराब नोशी जो होती है उसके बाद ऐसे गंदे काम होते हैं, ख्वाह वो ईव टीजिंग हो कि किसी को मारधाड़ का वाक़या, और कई वाक़यात आपने तो बहुत ज़्यादा देखे हैं कि शराब पीने के बाद कई कत्ल हुए हैं। तो किस तरह इस आम होने वाले शराब को रोका जाता है? रात के औकात में खासकर गुड़म्बा, जैसा गुड़म्बा बिकता है, आम तौर पे बिकता है, इलीगल तौर पे बिकता है। वाइन शॉप से हटकर, कुछ वाइन शॉप अपना लाइसेंस लेकर चलाते हैं, लेकिन ये जो गुड़म्बा होता है इलीगल तरीके से, जो आम तौर पे बेचा जाता है और गरीब से गरीब आदमी इसको जल्दी हासिल कर लेता है, और उसके बाद ये वाक़यात रोनमा होते हैं। अब देखिए, अब ये बहुत ही संगीन मामला है। ये गुड़म्बा इससे पहले पुराने शहर में ज़्यादा नहीं हुआ करता था। जब मैं 2002, 3, 4 वो टाइम की बात कर रहा हूँ। और इस बार मैं जब कमिश्नर पुलिस के हैसियत से आया हूँ, काफ़ी सुन रहा हूँ इस बात पर कि पुराने शहर में भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गुड़म्बा इस्तेमाल किया जा रहा है।
और दूसरी बात वाइन शॉप्स ठीक है, लाइसेंस लिए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत ये हो रहा है, मगर आम तौर पर वहीं पे बिठा के पिलाना या बाहर उसको बार के शक्ल में तब्दील करना और वहाँ फिर वो दूसरे बंडियाँ इंडिया जो आ जाते हैं खाने पीने की, और जब वहाँ से ख़वातीन या कोई भी जाते हैं उनसे छेड़छाड़ करना, झगड़ा फसाद करना, ऐसे सब हैं, इसको तो रोका जा सकता है। हाँ साहब, देख सकते हैं नज़ारे हमारे टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर खुलेआम पाकिट गुड़म्बा जिसे कहा जाता है वो खुलेआम लोग पीते हैं जी। क्या ये पुलिस की नज़रों से दूर होती है या पुलिस फिर जानबूझकर अनजान हो जाती है? दो भी हैं, दो बात भी है। कभी कभी पुलिस के नज़र के बाहर भी हो सकता है, पर उससे ज़्यादा जहाँ जो भी गलती हो रही है, जुर्म हो रहा है, उसको जानना, उसको रोकना मुकामी पुलिस की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर ये काबिलियत नहीं रखता वो वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालने की और इस बात को रोकने की, तो वो रहना ज़रूरी नहीं है, कोई दूसरा भी आ सकता है उधर जो काम करने वाला है। यही बात मैं हर एक इंस्पेक्टर को बताता जा रहा हूँ। आपके एरिया में जो भी गलत काम हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन निकालना आपकी ज़िम्मेदारी है, निकालने के बाद उसको रोकना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी आप सही तरह से नहीं निभा पाएंगे तो मैं नहीं रखूँगा आपको। सिर्फ ट्रांसफ़र ही नहीं है, सस्पेंशन भी हो सकता है इनका। और तो खान साहब से ये उम्मीद कर सकते हैं। और एक दो हम ये गुडुम्बा की बात हुई, वाइन शॉप्स की बात हुई, तीसरी जो आईडी लिकर जो है ये भी है, जैसे मंगलहाट या धूलपेट, वहाँ से लेकर सीताराम बाग, ये एरिया में इसका असर बहुत ज़्यादा है। इसको मैन्युफैक्चर भी किया जाता है उधर, और शहर के बाहर भी कई इलाक़ों पर भेजा जाता है यहाँ पर। तो ये इसका जड़ पूरा वहाँ पर है। इसीलिए वेस्ट जोन के जो डीसीपी हैं ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाले हैं, उनको भी मैं ये बात बता रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। जब भी इलिसिट लिकर हो या गुडम्बा, उस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। जो बाजू वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से भी आता है, चंद्रायन गुट्टा इस इलाकों में, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट से भी काफ़ी पैमाने पर आता है। हाँ साहब, हमारी बात को कुछ देर के लिए रोकते हैं और देखते हैं कालर क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सुभान है जी। आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए और हमसे बात करिए। ये लाइसेंस के वास्ते हम लोग जाते हैं वहाँ पे। कौन सा लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस। तो वहाँ पे पुलिस वाले ये बोलते हैं कि तुम्हारे को कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता, फिर लाइसेंस बनाने नहीं देते वहाँ पे। फिर यहाँ पुलिस वाले चक्कर के लाइसेंस है क्या, वो है क्या बोल के खामा खा पैसे तोड़ लेते रहते हैं लोग। कुछ ड्राइविंग पे पैसे तोड़ लेते। आप ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं? हाँ जी है साहब जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। खान साहब, मैं आपको ये बता दूं कि ये कहना चाहते हैं कि आरटीओ ऑफिस में जब जाते हैं तो किसी न किसी वजह से इनको वापस कर दिया जाता है। थोड़ी गलतफहमी है इनके पास कि आरटीओ ऑफिस पुलिस डिपार्टमेंट के तहत नहीं है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट है। ये कलर ये कहना नहीं चाहता, वो कहना चाहता है कि आरटीओ ऑफिस से वो वापस आ जाता है, वहाँ पर इनको एक मुश्किल पेश आती है। उसके बाद दूसरी मुश्किल ये होती है कि ये लोग को पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस हो चाहे कोई और हो, रोक कर लाइसेंस पूछते हैं, तो वहाँ पर ये मुसीबत, यहाँ पर ये मुसीबत, तो इससे कैसा बचा जाए? अब देखिए, पहले ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना तो ज़रूरी है। आजकल जो भी इसका टेस्ट होता है वो कंप्यूटर पर होता है, तो ऐसा नहीं कि कंप्यूटर की बहुत सारी जानकारी होना चाहिए आपके पास। कम से कम थोड़ा 1-2-3 बटन जो ऑपरेट करने की ज़रूरत होती है उसको करना ज़रूरी है। इसके लिए काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो ट्रेन करते हैं, उनके ज़रिए से जाके कर सकते हैं। और दूसरी बात, अब ये पुलिस वाले जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है इस बहाने पर आपसे पैसे लेते हैं, ये गलत बात है। ये इससे पहले भी हमारे नज़र में कुछ आए थे। ऐसा भी हुआ है कि जो एक इंस्पेक्टर यहाँ काम कर रहे थे उनको भी यहाँ से ऐसे कंप्लेंट्स पर भी शिफ्ट किया गया। हाल ही में हुआ था इनका शिफ्ट यहाँ पर। और इसी मौके पर मैं और एक बात बताना चाहूँगा आपको। हम लोग और एक काम शुरू करने वाले हैं। यहाँ के डीसीपी साहब काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं। थोड़ा एक इशारा देने के बाद यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए जो काम शुरू करे हैं, जैसे एयरमैन
सिलेक्शन के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करे हैं यहाँ की बेरोज़गारों पर उनको जॉब्स दिलाने के लिए। और इसके बाद में मैं ऑलरेडी उनको बताया हूँ, 2 दिन पहले मैं जब डबीरपुरा इलाके में आया था उनसे बात हुई थी, ये भी बता रहा था कि ये होने के बाद फ़ौरन ये ड्राइविंग लाइसेंसेस दिलाने के लिए, ख़ासकर जो ऑटो ड्राइवर या कैब ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर बनना चाहते हैं, अच्छी हुनर है यहाँ के बच्चों में, ये एज है, हर एक क्वालिफ़िकेशन है, इनके पास एक चीज़ नहीं है वो ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ से नागौल या कहीं और जाना, वो टेस्ट ट्रैक में ड्राइविंग करना, कभी कभी 4-5 बार जाना पड़ता है उनको इधर, क्योंकि जब जाते हैं तो उस दिन के लिए स्लॉट्स ख़त्म हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन बुलाते हैं, ऐसे 3-4 बार जाना पड़ता है इनको। वहाँ तक जाना, जाने के बाद फिर लौट आना 20-25 किलोमीटर, ये तो काफ़ी मुश्किल का काम है और पैसा भी कुछ खर्चा हो रहा है इनका। तो इसीलिए इसको देखते हुए हम लोग एक स्कीम शुरू करने वाले हैं। इसके तहत जिसको भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ख़ासकर जो रोज़गारी कमाना चाहते हैं इसकी वजह से, इस बात पर हम लोग ये ट्रैफिक पुलिस स्टेशन और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन में भी ऐसे एप्लीकेशंस कॉल पर करेंगे और ट्रेनिंग क्लासेस हमारे तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से कंडक्ट करेंगे और उसके बाद कंप्यूटर पे जो ट्रेनिंग देना है वो भी देंगे टेस्ट के लिए। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से खासकर हर दिन 1 घंटे 2 घंटे का स्लॉट टाइम लेने के बाद वहाँ ले जाकर मेरे ख्याल से 400-450 रुपये के अंदर जो भी लाजमी फ़ीस है इसकी, उसके अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पहले लर्नर्स लाइसेंस और चंद दिन जाने के बाद लाइट व्हीकल या मीडियम हेवी व्हीकल जो भी लाइसेंसेस मिलते हैं वो टाइम पीरियड जो होता है उसके तहत आपको दिलाने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। ये स्कीम हम ज़रूर शुरू करेंगे। 4-5 साल पहले जब मैं एडिशनल सीपी ट्रैफिक था, ये स्कीम 2-3 मरतबा किया था, काफ़ी कामयाबी के साथ करे थे हम लोग। जब इस बार भी फिर एक स्कीम शुरू करेंगे, इसमें यहाँ के लोग जो हैं, गरीब बच्चे जो हैं, इनका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। हम ज़रूर करेंगे इस काम को। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने इतनी अच्छी स्कीम बताई हमारे नौजवानों के लिए। चूंकि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए लाइसेंस काफ़ी ज़रूरी होता है, लाइसेंस के बगैर आप किसी पर ब्लेम भी नहीं कर सकते, खा वो पुलिस वाले हो कि कोई और। देखते हैं कॉलर क्या कहना चाहते हैं। हेलो 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 जी, नाम बताइए और मुकाम बताइए। हेलो जी बताइए, आपकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद अयूब है जी। मैं दारुशफा से बात कर रहा हूँ जी। पहली बार तो मैं तो 4TV को मुबारक देता हूँ कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम रखे हैं और हमारे कमिश्नर साहब को, खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाअल्लाह ताला आपकी सरपरस्ती में बिल्कुल बहुत कुछ लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हो जाएगा। शुक्रिया। और दूसरी मुबारकबाद मैं तो DCP साहब को भी देता हूँ जो बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, जो हम आपके 4TV के जरिए देखते हैं। मेरा सवाल ये है साहब आपसे कि ये जो बेगर्स जो हैं जी, जो बिल्कुल मेन रोड्स के ऊपर ट्रैफिक, हम देखते हैं कि मेन ट्रैफिक अलाइंस के पास जब भी ट्रैफिक रेड लाइट आती है तो 10 बेगर्स 20 रोड पे फिरना शुरू कर देते हैं। ट्रैफिक हम व्हीकल ड्राइविंग करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। उसमें जो हैंडीकैप्स भी होते हैं, जबकि पुलिस कांस्टेबल्स मुकाम पे मौजूद रहते हैं मगर उनकी कोई देखभाल नहीं हो रही है। तो आप बेगर्स को क्या इनिशिएट करना चाहते हैं, क्या आपका मैसेज है, आप लोगों के लिए क्या रिहैबिलिटेशन करना चाहते हैं उसके लिए? बहुत बहुत शुक्रिया अयूब साहब। जानना चाहते हैं कि खान साहब इस बारे में आपसे क्या कहेंगे। अयूब साहब, मैं तफसील से आपको इस बात, ये जो मसला है इसके बारे में कुछ समझाना चाहूँगा। सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है शहर हैदराबाद में। ऐसा है कि 10-15 दिन से हम लोग कुछ काम शुरू करे हैं इस बात पर। 18 जंक्शन जो हैं सिटी में, ये जंक्शंस पर पहले सबसे पहले ये प्रॉब्लम कितना सीरियस है इसको जानने के लिए हम लोग कुछ सर्वे करे हैं। 18 जंक्शंस में 290 बच्चों तक हम लोग 290 बच्चों तक हम आइडेंटिफाई करे थे। इनका सर्वे भी हुआ है, ये कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, इसमें ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग कहाँ तक हो रहा है या लाचार होकर कुछ कमाने के लिए बच्चे कहाँ तक बेगरी पे डिपेंड करते हैं, ये सब बात तफसील से स्टडी करे हैं। इसके बाद में मैं खुद GHMC म्यूनसिपल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर जो हैं इनके साथ में बैठकर बात कर रहा हूँ। अब ये प्रॉब्लम एक बात
जानना ज़रूरी है कि पुलिस इस बात को कंट्रोल नहीं कर सकती है, इसलिए कि अगर हम लोग एक जंक्शन से इनको भेज दें, वहाँ से कहाँ भेजेंगे इनको? अगर अरेस्ट भी करके जेल को भेजें तो फिर बाहर आने के बाद यही काम शुरू करने वाले हैं ये। जब तक इनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन नहीं बनता है तो यहाँ से हटाना मुश्किल है। पुलिस इस बात को, इस प्रॉब्लम को स्टडी कर सकती है, उसके बाद में अगर इनको यहाँ से निकाली बाहर तो यहाँ से दूसरे जंक्शन जाएंगे, वहाँ पर फिर यही प्रॉब्लम पेश आता है आपको। इसलिए इस बार हम लोग ये 3 डिपार्टमेंट जो हैं, ये GHMC के तहत आसरा एक स्कीम है उनके पास, जहाँ पर लोगों को रखा जाता है, कुछ कामकाज करवाया जाता है उनसे, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी कुछ ऐसे स्कीम्स हैं। और तीसरा डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, चिल्ड्रन होम जो होते हैं यहाँ पर, या स्कूल्स भी हैं इनके पास, सोशल वेलफेयर स्कूल्स, ये स्कूल्स के तहत ये काम शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से हम इसको मुकम्मल करेंगे काम को। पुलिस डिपार्टमेंट इनको आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ से हटाएगी, और ये 3 डिपार्टमेंट जो हैं इनको हैंड ओवर करने के बाद ये हैं, और दूसरे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं कुछ हद तक। ये ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हम लोग ले जाके इनके कंट्रोल में रखें तो कहीं ना कहीं ये बच्चों को आसरा मिल सकता है, और ये प्रॉब्लम से हम लोग कुछ हद तक बाहर निकल सकते हैं। हेलो 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 जी, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बताइए। हेलो सर। जी बताइए। सलाम सर। जी जी सर, मैं असलम बोल रहा हूँ। जी, ये फतेह दरवाजे से बोल रहा हूँ सर। जी बताइए आपकी क्या शिकायत है? गांधी स्टैचू से यहाँ पर तो पूरे बच्चे बैठे हुए रहते हैं सर, रात भर परेशानी होती है लेडीज को आने जाने। जी कौन सा पुलिस स्टेशन आता है आपको? जी सर, बहादुरपुरा। अच्छा, मुकाम का नाम बताएंगे आप, एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे? जी कमांडीपुरा आता सर। ये गांधी स्टैचू के पीछे पूरे बच्चे बैठे हुए रहते हैं रात भर, और यहाँ पर गाड़ी भी रात में 11:30 के बाद आती है सर, बंद करो बोल के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। वही मसला है, वही शिकायत के पास ऐसा लगता है कि सारे शहर को एक साथ आपकी जो स्कीम होगी, आपका जो अमल होगा, स्टेप आके आपका होगा, जो सारे मतलब 1-2 इलाके नहीं बल्कि सारे हैदराबाद को एक साथ आपको काम करना पड़ेगा। जो बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, जो ये रक्षक या ब्लू कोल्ड्स, इनको सही तरह से इस्तेमाल में लाना चाहिए, इनकी पेट्रोलिंग ठीक तरह से होना चाहिए। और जब एक पुलिस स्टेशन के एरिया में ये गाड़ियाँ फिरते रहते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं कि वही बच्चे हैं जो हर टाइम वहाँ पे बैठते हैं, वो जंक्शन पे हो, वो एरिया में, जो छेड़छाड़ करना या कोई और गलत काम करना करते रहते हैं। तो हर एक इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है। ज़रूर अब मैं 4-5 एरियाज का इंफॉर्मेशन आया है, तो हम लोग ज़रूर कार्रवाई करेंगे। खान साहब, और नहीं कर रहे हैं तो ये तो कोताही है पुलिस। साहब, और एक आवाम की आम शिकायत है जी, और ख़ासकर पुराने शहर में ये गंदगी काफ़ी फैली हुई है जी, जिसे आप एक जनरल लैंग्वेज में जादू कहते हैं जी। लेकिन ये लोग इसको अमलियात कहकर या फिर दूसरा नाम देकर सोसाइटी को इतना ख़राब और बदनाम कर रहे हैं जिसकी कई शिकायतें मौसूल हो रही हैं। जी। हम आपको टीवी स्क्रीन पर एक नज़ारा बताएंगे, आप देख सकते हैं कि उस नज़ारे में ये लोग किस तरह औरतों से ये बहुत ज़्यादा बिजनेस करते हैं। इसके शिकायतें भी काफ़ी आती हैं। शिकायतें आने के बावजूद उस इलाके के लोग जो होते हैं, उस इलाके के पुलिस अहदेदार जो होते हैं, उनसे कोलैबोरेशन करके कई तरह का पैसा मामूल या कुछ भी कहिए, वो देकर ये कारोबार चलाते हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो है सुल्तान शाही के एक आमिल का। ये कुछ वक्त पहले के तस्वीर है, लेकिन इसके कारोबार आज भी चालू है। सिर्फ इस एक शख्स के कारोबार नहीं है, वहाँ पर मोगलपुरा लिमिट्स में कई ऐसे मुकामात है जहाँ पर इस तरीके का जादू होता है। जी। ख़वातीन जो शिकायत अपने मर्द हजरात से बगैर इजाज़त यहाँ चली जाती हैं, फिर यहाँ पर आकर अपने जो भी करती हैं, ये लोग का मानना ये होता है कि भाई इस वजह से कुछ ना कुछ होता है। आप देख सकते हैं कितनी बुरी चीज़ है, ये लोग किस तरह इन लोगों का इलाज कराते हैं। आप थोड़ा सा नज़ारा पीछे जो गया है, ये जो शराब की बोतल है, यहाँ पर ये आमिल कहते हैं कि इनके जो उस्ताद होते हैं, इनके जो गुरु होते हैं, ये शराब उनके पास सामने रखने के बाद इनका काम हो जाएगा। तो ऐसे कई शिकायतें मौसूल होती है और मुकामी अफराद
जो शिकायत कर लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है जी। तो ये गंदगी को भी दूर करने की ज़रूरत है, और पुराने शहर में खासकर जैसे सट्टा सूद की लानत है, उस तरह से ये भी गंदगी को दूर करने की ज़रूरत है जी। इस पर इंफॉर्मेशन एविडेंस गैदर करना बहुत ज़रूरी है। जब उसी वक्त इसको क्रिमिनल लॉ के तहत ला सकते हैं हम लोग। इसके लिए सिर्फ पुलिस ही नहीं, आपके ये एरिया में कुछ सोशल रिफॉर्मर्स होंगे, कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, थोड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस पे काम कर रहे हैं पुराने शहर में, इनको साथ में लेना, वहाँ के लोकल आवाम जो होते हैं उनको साथ में लेना बहुत ज़रूरी है। मगर काम तो शुरू होना चाहिए इस बात पर। आमिल हो या जादूगर हो, जो भी लफ्ज़ अब इस्तेमाल करते हैं, फिर भी गैर क़ानूनी से ज़्यादा ये एक सोशल प्रॉब्लम है। इसको कंट्रोल करना पुलिस कुछ हद तक कर सकती है, मगर दूसरों को भी साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। इसको वहाँ के मकामी लोग हो या जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एविडेंस डेवलप करते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें पुलिस का ज़्यादा अहम रोल होना चाहिए, क्योंकि लोग जो होते हैं सोसाइटी से को ख़राब होने से बचाने के लिए वो लोग तो आते हैं आगे, शिकायत भी करते हैं, वहाँ पर लाइन ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है। कई मौक़ों पर ऐसा देखा गया है कि ये आला अहदेदार का नाम लेकर डराते हैं जी। एक ऐसी काफ़ी पिछली कई शिकायतें ऐसी हैं कि एक खान है, एक खान के साथ में एक तस्वीर खींच लेते हैं जी। वो तस्वीर अपने मकान में रख देते हैं या फिर अपने जो भी धंधे के मुकामात है वहाँ पर रख देते हैं। बस वो फोटो के नाम पर डराते हैं कि मेरे ताल्लुकात एक खान से हैं, मेरे ताल्लुकात डीसीपी साउथ जोन मधुसूदन से हैं, मेरे ताल्लुकात फला आईसीपी से है। तो इस तरह का हरासमेंट भी मुकामी अफराद को किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये मामले में जहाँ जितना मुकामी अफराद का साथ होना चाहिए, उतना भी रोल पुलिस का होना चाहिए। पुलिस अगर इसको रोकती है, पुलिस अगर आम आदमी को डराने की बजाय ऐसे लोगों को रोकती है, तो शायद ये वाक़ पेश नहीं आ सकते। अब जहाँ तक ये फ़ोटोग्राफ्स निकालना करने का सवाल रहा, अब बहुत से लोग पब्लिक फंक्शंस में यहाँ वहाँ मिलते रहते हैं, फ़ोटोग्राफ्स होते रहते हैं। काफ़ी ऑफिसर्स के साथ होता रहता है, इंस्पेक्टर के साथ हो, एसीपी, डीसीपी, सीपी, डीजी और आगे चलकर भी होता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते हैं। एक बात, अब इसका गलत इस्तेमाल अगर कोई कर रहे हैं तो अगर ये किसी के नज़र में है तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, अब ये आमिल हो, जो ऐसे लोग हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन जो मिलता है, इनको वार्न करना, रोकना तो बहुत ज़रूरी है। किस हद तक कानून के दायरे में कर सकते हैं इसको, वो एक देखना ज़रूरी है। और आगे चलकर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनके बारे में इनमें काफ़ी कमिटमेंट होता है काम करने का, और जब एक एरिया ऑफ एक्टिविटी लेते हैं तो उसी पर पूरी तवज्जो के साथ काम करते हैं लोग। तो इसलिए इनसे ताउन रखना और इनसे इंफॉर्मेशन हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है, और दोनों मिलकर करें तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी, बहुत आसान होता है। हाँ, हमारी बात को थोड़ा रखते हैं, देखते हैं कॉलर क्या कहना चाहते हैं। हेलो, चलो बोलिए साहब। कौन? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हमारे कमिश्नर साहब का सबसे पहले इस चैनल पर खैर मकदम करता हूँ जी। बहुत बहुत शहबाज खान मलकपेट से बात कर रहा हूँ जी। थोड़ी देर पहले कमिश्नर साहब ने एक जवाब दिया था कि आवाम को करीब आना चाहिए पुलिस से ताउन के लिए। बेशक, जबकि अक्सर देखा यह जा रहा है कि पुलिस मकबरों के जाल में फंसी हुई है। और दूसरी चीज, 70% आवाम ये नहीं जानते कि पुलिस का रूल क्या है। एक शरीफ आदमी पुलिस स्टेशन को जाने से डरता, या तो रवैया अच्छा नहीं रहता, या नहीं तो फिर रुपया पैसे की बात होती। हमारे कोतवाल साहब जब इस कदर आगे बढ़ी चुके हैं तो सबसे पहले आवाम में शऊर ये बेदार किया जाए कि पुलिस का रूल क्या है। शायद इस ये रवैया अपनाने से क्राइम रेट पर आप लोग काबू पा सकते। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब मलकपेट से आपका बात करने का। नहीं, बहुत सही फरमाया आपने। अब सबसे पहले अगर आवाम पुलिस के करीब आना है तो पहली जिम्मेदारी पुलिस की तरफ होना चाहिए कि कोशिश कर आवाम के करीब जाएं। और दूसरी बात, ये पुलिस स्टेशंस में जहाँ पर भी ये गलत तरह बर्ताव होता है, इसको मैं यही बात पहले से बता रहा हूँ आपको, इससे पहले भी 3-4 सवाल के जवाब में बताया था कि जब ऐसा कोई सुलूक करते हैं ऑफिसर्स, हम लोग तो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि इनको सही तरह की ट्रेनिंग दी जाए
और ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसकी जानकारी हासिल करने की भी कोशिश करते हैं। मगर जब ऐसा कुछ होता है तो शहर में दूसरे इलाकों से जो ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है हमें, जैसे मैं इससे पहले बता रहा था सैफाबाद हो या पंजागुट्टा, यहाँ पर कोई अगर गलत काम करता है तो आसानी से हमारे नोटिस पर आता है। मगर पुराने शहर में जब ऐसी बातें होते हैं तो बहुत मुश्किल से इन्फॉर्मेशन निकलता है बाहर, क्योंकि कोई भी बाहर आकर कंप्लेन भी नहीं करते हैं, सीनियर ऑफिसर्स के पास भी नहीं जाते हैं। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे हमें वहाँ के हालात समझना मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ के ऑफिसर्स को भी एक हिम्मत रहेगी कि ठीक है हम जो भी करें वही चलता है, हमारे खिलाफ कोई जाके कंप्लेन करने वाला भी नहीं है। तो इसको ये जो कॉन्फिडेंस है इनका, इसको तोड़ना ज़रूरी है। खान साहब, ये शहबाज खान और जब भी हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है, हमारे पास यानी कि जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं जो भी सही तरह से काम करवाना चाहते हैं पुलिस स्टेशंस में, अब तक ले जाके देखिए, ज़रूर हम काउंसलिंग करना है या बात करना है वो ऑफिसर से बात करेंगे, और उससे आगे चलकर कोई सख्त तरह से कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना है तो ज़रूर लेंगे। जब तक ये कार्रवाई नहीं होती, आवाम और जो भी ऑफिसर्स हैं सीनियर लेवल्स में, इनके दरमियान एक रिश्ता नहीं बनता है तो ऐसे बातें चलते ही रहेंगे, एक बात है। और ये करप्शन ख़त्म करना हो या रूड बिहेवियर जो होता है पुलिस स्टेशंस में, इसको ख़त्म करना है, या कभी कभी सिर्फ रूड बिहेवियर ही नहीं है, आप जब जाते हैं घंटों तक आपको वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है, या इंस्पेक्टर को या किसी सीनियर ऑफिसर्स को मिले बगैर ही रिटर्न आना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि हर एक पुलिस स्टेशन में ये बात हो रही है, काफ़ी पुलिस स्टेशन में हो रही है ये बात। तो इसको रोकना ज़रूरी है। रोकने के लिए आप लेटर्स लिखिए, टेलीफोन कॉल्स कीजिए, या आके रूबरू मिल लीजिए, आप मिलकर जो भी आपकी शिकायत है बताइए, ताकि हम समझेंगे कौन से पुलिस स्टेशन में किस तरह का काम हो रहा है, वो ऑफिसर्स कैसे हैं। खान साहब, शहबाज खान ने एक और बात कही कि पुलिस मुखबिर की जाल में है, मीन्स इन्फॉर्मर। तो मैं इनकी बात से इत्तेफाक इसलिए कर रहा हूँ कि हालिया फसादात में मैंने सामने देखा है कई ऐसे वाक़यात है जहाँ पर कई ऐसे अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया जिसका किसी तरह से भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, गौशाला का मामला है, वहाँ पर एक शख्स था जिसका किसी तरह से भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन पुलिस उसके ऊपर 10-10 मुकदमात दर्ज कर दी। तो अभी क्या आवाम ये समझ ली जाए कि पुलिस अपना काम बस हो गया, खत्म हो गया, हम किसी को अरेस्ट करें, अब एक बात देखिए, आप पुलिस किस तरह से काम कर सकती है। कोई तफ्तीश करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके बुनियाद पर किसी को अरेस्ट कर सकती है, इन्फॉर्मर हो सकता है, या आजकल तो काफ़ी चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आता है, या कोई लेटर्स या टेलीफोन कॉल्स आते हैं, इनके बुनियाद पर छानबीन करके अपनी कार्रवाई करती है। इन्फॉर्मर्स एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है पुलिस का। अगर इन्फॉर्मर्स यानी कि इन्फॉर्मर ऐसा नहीं कि जो भी अपने मोटिवेटेड तौर पर जो इन्फॉर्मेशन देता है, अब शहबाज खान सब बात कर रहे थे, अब उनके नज़र में कुछ है उधर, वहाँ पे कुछ जो भी बात हो रही है, अगर पुलिस तक पहुंचा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे हम लोग। नहीं, इन्फॉर्मेंस जितना आपके काम आते हैं, बेशक आपके काम की चीज़ होते हैं, वाकई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर ही पुलिस काम करती है, लेकिन ये जो टाइप के इन्फॉर्मर होते हैं उनका अपना ज़ाती मकसद होता है। अब इसीलिए अब इनको दूर रखने का ये क्या है, पुलिस और आवाम के बीच में एक अच्छा रिश्ता बनना चाहिए, ये एक बात है। मैं हर एक ऑफिसर से बताता हूँ, पुराने शहर में खासकर हर एक पुलिस स्टेशन में बताता हूँ शहर में, कि कम से कम हर पुलिस स्टेशन में छोटे बड़े जो भी हैं, कम से कम एक 50-60-100 लोगों के साथ आपको कांटेक्ट होना चाहिए। शॉपकीपर्स हो, या कोई साइकिल रिक्शा ये हो, एक ऑटो ड्राइवर हो, एक लेक्चरर हो, एक प्रोफेसर हो, या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, जो भी हो, जितना कांटेक्ट आप बढ़ाएंगे लोगों के साथ, उतनी खुली तौर पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और सही इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। अब एक ही बात पर 2-3 डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिला आपको, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है जानना भी कोई इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है। और दूसरी बात, आवाम के साथ मिलते रहना बहुत ज़रूरी है। अब जाइए मोहल्लों में, एरियाज में जाइए, फिरते रहिए, जो भी बैठे हैं खड़े हैं उनसे बात कीजिए। इससे भी कुछ जो झिझक होती है लोगों को पुलिस तक आने में, ये भी कम हो जाती है। और जो वो एरियाज में छोटे छोटे मीटिंग्स रखिए आप,
वो एरिया से लोग जो हैं बुलाइए, जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, जो एक कॉलोनी है, कॉलोनी में जो भी लोग हैं उनसे उनके साथ बैठिए, उनके मसले समझने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ जब एक रिश्ता बनता है तो अपना टेलीफोन नंबर दीजिए, उनका टेलीफोन नंबर जो है वो लीजिए, वो इन्फॉर्मेशन भी मिलता जाएगा आपको। और उनके लिए भी जो भी मसले पैदा होते हैं उनको आप तक रखने में भी उनमें कोई झिझक नहीं होती है। ऐसा एक कम्युनिटी रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें सबसे पहले जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। हम लोग जब आवाम से दरख्वास्त करते हैं कि पुलिस तक आप जाइए, अब पुलिस तक ये कदम अगर आए तो पुलिस की तरफ से 2 कदम जाना चाहिए कि ज़्यादा पहल करना इधर से होना चाहिए और एक रिश्ता बनाने की कोशिश भी इधर से ही होना चाहिए। तो खान साहब देखते हैं एक दूसरे कॉलर को क्या जानना चाहते हैं। हेलो हो गया, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। हेलो, हमारी वीजा एक्सपायर्ड होने के लिए 15-20 दिन ही है। वहाँ पे बोले तो वहाँ जाके बोलो इधर जाके बोल के 15 दिन से फिरार। हमारा क्वेश्चन आप लगाइए। आप आपका नाम और टेलीफोन नंबर बताइए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। हेलो हेलो जी, आपका टेलीफोन नंबर और नाम बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं सईद अहमद मुगलपुरे से बोल रहा हूँ जी। हाँ, आवाज दरअसल बोलना ये था कमिश्नर साहब से कि पीसीसी का तो रोल उठ गया, उठ जाने के बावजूद भी पासपोर्ट कई दिन लगा दे रहे। वहाँ पे जाके बोले यानी पासपोर्ट रिकलेक्ट कर लेंगे बोले, तो बोल रहे हैं कि नहीं अभी बहुत दिन लगेंगे तुम्हारे को, ना जल्दी नहीं होता। हमारी यानी जो वीजा है एक्सपायर्ड हो जा रही हो। तो आपका टेलीफोन नंबर बताइए। 960 38 27 341। ठीक है। अब ये देखिए, अगर मैं सही तरह से बताना चाहूँ आपको तो प्रॉब्लम तो पुलिस का नहीं है, पासपोर्ट ऑफिस का है। आप ही बता रहे हैं कि पीसीसी लेके गए हैं, फिर भी आपको पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। फिर भी अभी प्रोग्राम में 4 TV प्रोग्राम में आप आए हैं, मसला हमारे सामने रखे हैं, तो आपका नंबर भी है मेरे पास। मैं मंडे आपसे कांटेक्ट करूंगा पासपोर्ट ऑफिसर से बात करके। हालांकि जिम्मेदारी हमारी नहीं है, फिर भी मैं आपको पासपोर्ट दिलवाऊंगा, जल्द से जल्द दिलवाऊंगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपका वीज़ा भी 15 दिन के अंदर एक्सपायर होने वाला है, तो मैं ज़रूर कोशिश करके आपको दिलाऊंगा। खान साहब, एक सवाल और मेरे जहन में है कि ये जो अंबरपेट का एक वाक़या, दिलसोज वाक़या पेश आया था चंद रोज़ कबल, एक साथ 5 कत्ल किए गए थे, तो उसकी सबसे बड़ी वजह रही एक सेक्शन 498। 498 के सेक्शन लागू होने के बाद हमने काफ़ी अफसोस के साथ वो न्यूज़ नशर की थी कि एक ऐसा, ये तबके में एक ऐसी दीमक लगी हुई है डोरी हरासमेंट की, या फिर डोरी हरासमेंट के गलत इस्तेमाल की। चंद विकला होते हैं जो अपने पैसे के लिए ऐसे इल्ज़ाम आयद कर देते हैं, करवा देते हैं। उसके बाद पुलिस का जो रोल होता है बड़ा ही अफसोसनाक रोल होता है। तो उसकी एक मिसाल ये है कि कोई वुमेन्स पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवा दिया जाता है, ज़बरदस्ती कहिए आप या फिर हकीकती तौर पर। एक जो शख्स जिम्मेदार होता है, वो जिम्मेदार शख्स के नाम पे पहले तो A1 उसको बनाया जाता है, फिर उसके बाद एक लाइन बना दी जाती है। उसकी माँ, बाप, बहन, भाई, बेटा, बेटी, उसका खानदान, ऐसे 10 था 15 अफराद की एक लिस्ट बनवा दी जाती है। तो उसमें एज पर कंप्लेंट पुलिस एक केस दर्ज कर देती है। वो दर्ज करने की हद तक बहुत ठीक लगता है, लेकिन जब गिरफ्तारियां शुरू होती है तो लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। वो तकलीफ का ही नतीजा था कि वो एक शख्स ने 5 अफराद का उस तरह बेईमाना कत्ल किया था। तो किस तरह इस सेक्शन पर कंट्रोल किया जा सकता है? ये डॉरी हरासमेंट को किस तरह पुलिस अपनी नज़र से देखकर इसको काउंसलिंग भी करवा सकती है? जी, अभी ये बात देखिए आप, ये जो ख़वातीन के केसेस हैं, इसमें तो पुलिस बहुत सेंसिटिव से काम करती है। उनका ट्रेनिंग भी ऐसे है, जो कानून बने हैं वो भी ऐसे हैं, मगर एक केस पर बुनियाद पर इसको जनरलाइज तो नहीं किया जा सकता। सच्चाई ये है, जो जितने भी पिटिशनर्स मेरे पास आते हैं, मैं भी देखता रहता हूँ, बहुत सारे ख़वातीन ऐसे हैं जो जुल्म के शिकार हैं। इनके साथ बहुत ही बुरी तरह से सलूक किया जा रहा है।
अब ये 498A इनको कुछ कॉन्फिडेंस देने के लिए, इनको इंसाफ दिलाने के लिए बनाया गया नया सेक्शन है। 10-15 साल से कानून में आया है और ये हर केस टू केस बेसिस पर देखना पड़ता है। इसका गलत इस्तेमाल ना हो ये देखना ज़रूरी है। केस रजिस्टर करने में पुलिस को कोई चॉइस ही नहीं है। जब भी एक कंप्लेंट मिलता है उसके तहत 498 के जो भी बात होती है उसके केस वो सेक्शन लगाया जाता है, केस रजिस्टर कर लेते हैं। सबसे पहले ये ख़वातीन के केसेस जो आते हैं इसमें पहला स्टेप पुलिस की तरफ से काउंसलिंग का ही होता है। आज भी काउंसलिंग का ही हो रहा है। जब काउंसलिंग में बात नहीं सुलझती है या बात और भी बहुत संगीन होती है, जब एक केस रजिस्टर होता है, होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में आज वुमेन पुलिस स्टेशन के अंदर हो या जो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में वुमेन प्रोटेक्शन सेल है, वुमेन पुलिस स्टेशन है CCS में, वहाँ पर भी अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद या किसी को अरेस्ट करना है तो कम से कम एडिशनल DCP और DCP का परमिशन ज़रूरी है। तो इसीलिए ये रखे हैं कि ऐसा नहीं कि उनके ख़ानदान में जितने भी लोग हैं, शौहर के ख़ानदान में, हर एक को अरेस्ट किया जाए। हर एक के ख़िलाफ़ एविडेंस होना चाहिए, जब ही अरेस्ट हो सकता है। अब इससे हटकर कुछ बात हो रही है, इसको डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में DCP हो या जोनल DCPs हैं, उन तक ले जाना ज़रूरी है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हर केस में इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारे केस उसमें सही इस्तेमाल हो रहा है, गलतियां भी हो रही हैं, जानबूझकर भी हो रहे हैं, लापरवाही से भी हो रहे हैं और कभी कभी ये भी समझते हैं कि हम क्यों डिसीजन लें इसके बारे में। जब कंप्लेंट में 10 नाम हैं तो ठीक है, 10 को भी रखो, चार्जशीट डाल दो, कोर्ट में चलने तो जो भी होता है। ये गलत रवैया अपनाया जा रहा है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं इनको हम लोग बताते हैं कि आप जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं सही तरह से कीजिए। अगर एविडेंस है सास ससुरे के ख़िलाफ़ हो या जो उनके ख़ानदान में जो भी और दूसरे लोग हैं उनके ख़िलाफ़, उनको रखिए, वरना इनको निकाल दीजिए। तो इसके ख़िलाफ़ कहीं हो रहा है तो रिप्रेजेंट करना चाहिए और उसको। तो क्या हम तवक्को करें, हमारी आवाम तवक्को करें कि बहैसियत कमिश्नर आप ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन जारी करेंगे वुमेंस प्रोटेक्शन सेल को या फिर लोकल पुलिस स्टेशन को कि इस पे अच्छी तरह से इंक्वायरी करें। केस दर्ज करना तो ज़रूरी होता है पुलिस को एज पर कंप्लेंट, वो तो सभी जानते हैं, सभी मालूमात जो रखता है आदमी को सब मालूम होता है। एज कंप्लेंट जो भी आता है उसके तहत मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उसकी थोड़ी सी इंक्वायरी की जाए। उसके बाद सही इंक्वायरी होने के बाद अगर वाकई गुनहगार हैं, वाकई कसूरवार हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारियां अंधाधुंध जब होती है तो आम आदमी या तो क्रिमिनल बन जाता है या फिर अफसोस आज़ूदगी में खुदकुशियां करना शुरू कर देता है। थोड़े इंस्टेंसेस में हो रहा है ऐसे, बट मैं तो एक बात अब जब फिर अब ये बात मेरे सामने लाए हैं तो ज़रूर इस पर एक मसला इशू करूँगा, हमारे ऑफिसर से भी डिस्कस करूँगा और पहले इन्वेस्टिगेशन कुछ हद तक करे बगैर ऐसे अरेस्ट करना, इसको ऑलरेडी बताया गया है कि ये नहीं होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। आइंदा चलकर भी इसको ज़रूर करेंगे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम साहब, मैं जावेद बोल रहा हूँ सत्तार बाग से, शालीबंडा PS लगता मेरे को साहब। मेरे घर में घुस के 4 जने मारे मेरे को। आप अपना नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम जावेद हुसैन है साहब। जी थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करिए जावेद साहब। हाँ साहब, मेरा नाम जावेद हुसैन है साहब। जी जावेद हुसैन। हाँ, तो मैं कंप्लेंट करा साहब, 2 को लेके गए अंदर, 2 को छोड़ दिया साहब वैसी। कौन सा पुलिस स्टेशन में? ये शालीबंडा साहब। शालीबंडा? जी हाँ साहब। ये कब का वाक़या है? ये 5 तारीख का है मंथ की साहब। अच्छा, वो केस नंबर है आपके पास? जी साहब। उसका केस जज किया गया था? जी हाँ साहब, बुक करे उन लोग जेल को भी। केस का नंबर है आपके पास? हेलो, 5 तारीख कब, मई के या जून के 5 तारीख को हुआ था? मेरे को जो रसीद था साहब। नहीं, ये कब डेट बताइए, कब ले गए थे आप ये मामले को पुलिस स्टेशन तक? ये साहब जी
मई 5 साहब, मई 5 जी जी हो साहब। और वहाँ जाने के बाद डरा पुलिस तुम्हारे को भी फिर बुक करते रहे, काउंटर केस काई को केस का बाहर आया तो छोड़ते नहीं, डर के नहीं, मैं जरूर कार्रवाई करवाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब आएंगे आपके पास, जो भी एविडेंस है उसके बराबर कार्रवाई होगी। शुक्रिया जावेद साहब, आपने सुना कि AK खान साहब ने आपको तयखुन दिया है कि वो इंस्पेक्टर शाली बंडा को भेजेंगे, उनके पास, उनके घर पर जाएंगे, करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बताइए कौन साहब और कहाँ से? जी, मैं यहाँ पे गुलजार से बोल रहा हूँ जी। गुलजार पे मेरी भी एक सोने की दुकान है जी। मेरा सवाल ये था कि मतलब जब भी अक्सर गुलजार पे रिकवरी के लिए पुलिस वाले आते हैं जी, चोरों को लेकर जी, तो अक्सर वो लोग जो है ना कि चोरों की बात के ऊपर भरोसा करते हैं कि फलानी दुकान पे हमने इतना सोना बेचा है बोलकर, दुकानदार की बात पे भरोसा नहीं करते जी। और चोर जो होता है वो अक्सर कोई नई दुकान बताता है क्योंकि वो दुकानदार के साथ मिले हुआ रहता है। अच्छा। जिस दुकान पर वो सोना बेचता है वो दुकान नहीं बताता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सवाल खान साहब ने सुन लिया। जी, मैं एक बार तफसील से बताना चाहूँगा इस बात पर। अब देखिए, शहर में इतने स्नैचिंग केसेस हो रहे हैं, 700 से ज़्यादा केसेस हर साल हम दर्ज कर रहे हैं, और इससे और बड़े पैमाने पे केसेस हो रहे हैं, ये बात तो सच्चाई है। और इसके आगे चलकर और जो थेफ्ट्स हो रहे हैं या बर्गलरीज, हाउस ब्रेकिंग्स हो रहे हैं, तो बहुत सारे हो रहे हैं। आप ये बताइए, आपको भी पता है, हमें पता है, सबको पता है कि रिसीवर के बगैर ऑफेंस नहीं हो सकता। जब भी ये चोरी करते हैं, चोर ले जाकर किसी न किसी गोल्ड मर्चेंट के पास ही बेचते हैं इसको। आपके एसोसिएशंस हैं, आपके ऑफिस बेरर्स हैं, ये एक बार मुझे बताइए कि आप में से जो भी चोर माल खरीदते हैं, कोई आकर बताया है कि आगे हमारे में से ये गलत काम कर रहा है, इनके पास हो रहा है बोल के? जब कभी किसी के पास जाओ यही बात बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं लिया, मैं नहीं लिया, ये नहीं, ये खुसूरवार नहीं है, ये ऐसा काम नहीं करता। अब हम कैसे रिकवर करेंगे? आपकी बात सुने, चोर जो अपने आप को बोलता है ठीक है मैं करा हूँ, यहाँ ले जाके बेचा हूँ, अब बताइए आप कैसा करेंगे? अगर जब तक वो रिकवरी नहीं होता है तो लोगों के साथ क्या इंसाफ करेंगे जिनका नुकसान हुआ है? इसीलिए जब तक अब गोल्ड मर्चेंट जो हैं या गोल्ड स्मिथ्स हैं, आप अपने आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके प्रोफेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए। आपके जो ऑफिस बेरर्स हैं, जो एसोसिएशन है, इसके अंदर जो भी गलत काम करते हैं उनको एक्सपोज नहीं करते, दूसरों को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ती है कभी कभी। 80-90% ऑफ द केसेस सही रिसीवर जो हैं उन्हीं के पास जाते हैं हम लोग। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो गलत रिसीवर हैं उनके पास भी जा सकते हैं। तो आपका कहना है कि जो गोल्ड ज्वेलरी शॉप है वो लोग पुलिस के साथ भी ताउन करें, ताउन करना है, नहीं करे तो कैसा बताइए? खाली टाइम पे अपना मतलब पूरा कर ले और जब मुसीबत आ जाए तो पुलिस पे ब्लेम करें। जी, अब देखिए, हर साल कम से कम 15-20 करोड़ रुपए का गोल्ड चोरी हो रहा है शहर हैदराबाद में। अब इसमें से जब रिकवरी होती है, रिकवरी 5-6 करोड़ की भी नहीं हो रही। हम अच्छी तरह जानते हैं, अब जो प्रोफेशन में हैं, जो सोने के व्यापारी हैं, इनको भी मालूम है कि इनमें से चंद लोग ऐसे हैं जो लेते हैं, उनको एक्सपोज नहीं करते हैं, उनके खिलाफ इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो अब क्या करें हम लोग, कैसे रिकवर करें? लोगों के साथ जो जिनका नुकसान हुआ है उनके साथ इंसाफ कैसे करें हम लोग? तो पुलिस दोनों तरफ से परेशान होती है इस मामले में। जी, प्रॉब्लम है, ना करे भी तो परेशानी, करे भी तो परेशानी। करना ज़रूरी है, इसलिए कि बहुत सारे गरीब लोग जैसे जो हैं उनकी ज़िंदगी भर के सेविंग जो होते हैं इसमें रखते हैं। एक बार जब इनके पास माल जाता है तो हम जब रिकवर करते हैं वो भी 30-40-50% से ज़्यादा नहीं होता है हमेशा। तो अब इतना भी इंसाफ नहीं करे उनको, सिर्फ उनके पास जाके बताया कि भाई अब आपके घर में चोरी हुई थी, चोर को तो हम अरेस्ट करे भेज दिए इसलिए खुश हो जाओगे, तो कैसे होंगे? अपना माल रिटर्न चाहते हैं लोग। खान साहब, हमारे रूबरू प्रोग्राम के आखिर में मैं एक आपसे शिकायत करना चाहता हूं कि पुलिस की तरफ से जी, एक आम दुकान के ऊपर जो चीज़ होती है वो वाइन शॉप वाले के साथ नहीं होती। जी, पुलिस
हकीकत में जो टाइम बाउंड करती है 10 बजे हो कि 12 बजे हो, बाज़ होटलों को अब 12 बजे का टाइम दिया गया है, आपकी तरफ से काफ़ी होटल वाले खुश है। उसके बाद वाइन शॉप जो है 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे खुलेआम अपना कारोबार करते हैं। और बाज़ वाइन शॉप ऐसे, मैं तो खुलेआम कहना चाहूँगा क्योंकि मैं भी एक इसी सोसाइटी का एक हिस्सा हूँ, तो आपको निशानदेही भी करवाना चाहूँगा कि मैं हमारे पास पत्थरगट्टी पे आराम बार है, देन आपके चार मीनार वाइन शॉप है, उसके बाद में फलकनुमा के करीब में है। ये लोग इतना आज़ादी के साथ अपना कारोबार करते हैं। हाँ, लाइसेंस होता है इनके पास, ये लोग हुकूमत से लाइसेंस लेते हैं, इनके डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेते हैं। लाइसेंस इनको बाहर बिठाकर पिलाने का नहीं होता, ये तो सभी जानते हैं। तो ये 3 ऐसे मुकामात है, मैं खुलेआम ये कहना चाहता हूँ। आराम बाजार एक बताएं, पत्थरगट्टी पे आराम बार है, सेकेंड चार मीनार वाइन्स है, थर्ड फलकनुमा के करीब में है, उसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, फलकनुमा के पास है। तो ये 3 दिन हो के रात, शाम हो के सुबह, ये लोग इतनी आज़ादी के साथ अपने ग्राहक को बुलाते हैं, सामने ठहर के पिलाते हैं, उनको पानी फराहम करते हैं, थम्सअप फराहम करते हैं, फिर बैठने के मुकाम फराहम करते हैं, इतनी आज़ादी के साथ चलाते हैं। जी, मैं एक बात समझता हूँ कि अब मैं पहले क्या हो रहा था इसका इल्म तो मुझे नहीं है। जनवरी में मैं चार्ज लिया हूँ, जब से पहले 2-3 महीने लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स डोमिनेट कर रहे हैं हमारे काम करने के तरीके पर। गुज़िश्ता 1-1.5 महीने से इस बात पर काफ़ी कार्रवाई हो रही है। मैं ये बात बता सकता हूँ, सिर्फ अप्रैल और मई ये दोनों महीनों के अंदर कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों को जो पब्लिक प्लेसेस में ड्रिंकिंग वो कर रहे थे, हर दिन हर डिवीज़न में कम से कम 300-400 लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। 4-5 वाइन शॉप्स कम से कम हर दिन, इनके खिलाफ नोटिस सर्व करना या केसेस रजिस्टर करना, ये बात भी चल रही है। पुराने शहर में ज़्यादा नहीं हुई है। डीसीपी साहब मौजूद हैं इधर, जब आप बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिए हैं चंद प्लेसेस पर, ज़रूर कार्रवाई होगी और ये बात को यहाँ रोकेंगे। सिर्फ ये 3 जगह नहीं, और भी हो सकते हैं, मादनपेट, संतोष नगर, कई दूसरे इलाक़ों में भी वाइन शॉप्स हैं, वहाँ पर भी वाइन शॉप की तरह से ही काम हो, उसको उसी तरह से बिजनेस कर सकते हैं। और जो टाइमिंग्स है, टाइमिंग्स की पाबंदी होना चाहिए। तो अगर ये बात नहीं हो रही है तो हम लोग किसी इंस्पेक्टर को नहीं बख्शेंगे। अगर मैं टास्क फोर्स को बाहर से भेजकर, कमिश्नर टास्क फोर्स जो है उनके ज़रिए से कोई काम करवाया, तो वहाँ के लोकल इंस्पेक्टर हो या एसीपी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो ज़रूर कंट्रोल करवाएंगे। इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब कि आपने इतना अच्छा इक़दाम बताया आपका, और उन अहदेदारों के ख़िलाफ़ जो लापरवाही बरतते हैं आवाम को साथ देने में। खान साहब, आखिर में मैं आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारे स्टूडियो में खान साहब आने का एक फ़ायदा हमारी आवाम को ये हुआ कि उन्होंने 2-2, 3-3 नए स्कीमात बताए और आवाम की सहूलत के लिए कई काम बताए। इसके साथ मैं और एक बात भी बताना चाहता हूँ। ये पहले तो एयरमैन सिलेक्शन के लिए हम लोग शुरू करे हैं, इसके बाद में अब जो ड्राइविंग लाइसेंसेस का वो एक है हमारे नज़र में। तीसरी बात, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी हम ट्रेनिंग शुरू करना चाहेंगे। मौका देखकर एक स्कीम के बाद एक स्कीम शुरू करेंगे हम लोग। और चौथी बात, पुलिस में भी काफ़ी भर्तियां होने वाले हैं, हैदराबाद सिटी पुलिस में, बट ख़ासकर कांस्टेबल लेवल में। उसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग कैंप शुरू करेंगे। ट्रेनिंग कैंप्स जो क्लासेस कंडक्ट करना है क्लासरूम के तहत, वो भी करेंगे। हमारा ग्राउंड भी है सिटी आर्म्ड रिजर्व के पेट लबोर्स में, वहाँ पर भी इनको जो फिज़िकल ट्रेनिंग देना है, जो अच्छे रिजर्व इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, इनके निगरानी में, इनके सरपरस्ती में ये काम करवाएंगे। बेरोज़गारी पर कंट्रोल लाना, पुलिस और नौजवानों के बीच में एक अच्छा रिश्ता कायम करना बहुत ज़रूरी है, इसकी कोशिश होगी। इसके साथ ही साथ डीसीपी साहब इस बार थोड़ा देर से शुरू करें मगर सही शुरू करें कि हर ग्राउंड में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी, वॉलीबॉल या ऐसे गेम्स के लिए, वो उसको भी जारी रखेंगे हम लोग। जो पुलिस स्टेशन स्टाफ होती है उनके साथ, जो मकामी नौजवान होते हैं उनके साथ खेल कूद ऐसे एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने के। खान साहब, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसा आपने बुनियाद बनाई
कि ये तमाम अनसोशल एलिमेंट्स को बर्खास्त करना हो तो पुलिस के करीब आवाम को होना चाहिए। तो किस तरह का इनके ब्रिज मिलेगा, मीन्स इनको रास्ता मिलेगा कि ये आप तक या फिर डीसीपी साउथ जोन तक पहुंच सकें? क्या आप अलहदा इनको कोई नंबर देंगे, अच्छी स्कीम हो कि इनकी शिकायतें? अब देखिए, जहाँ तक डीसीपी साउथ जोन का सवाल है वो तो यहीं पे हैं, पुरानी हवेली जो पहले कमिश्नर ऑफिस थी वहीं पे बैठते हैं। हर दिन सुबह से शाम तक वो मौजूद हैं उधर। विजिटिंग आवर्स भी कुछ नहीं है, जब भी कोई भी जाना चाहें जा सकते हैं, मिल सकते हैं इनसे। अब मेरे पास, क्योंकि मैं कहीं बाहर जाना करना ज़्यादा होता रहता है मीटिंग्स में, इसमें अगर मैं ऑफिस में मौजूद हूँ, बशीरबाग में हो या पुरानी हवेली में, डायरेक्टली आकर मिल सकते हैं। हर दिन आज भी कम से कम 60 से 70 लोग आकर मुलाकात करते हैं। इसमें से काफ़ी लोग पुराने शहर से भी आते हैं मेरे पास। मगर जो अश्योर्ड टाइम है जब मैं इनसे मिलता हूँ वो शाम को 3 से 4 के दरमियान तो ज़रूर मिलता हूँ। कभी कभी 3 से 5, 6, 7 तक भी जब लोग ज़्यादा आते हैं तो मिलता रहता हूँ। ये टाइम में आकर मुलाकात कर सकते हैं। ये एक बात है। और टेलीफोन नंबर्स की बात जहाँ तक है, ऑफिस नंबर्स तो सबके पास है, फिर भी अगर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। मेरा नंबर है 232-6166 232-6166। ये नंबर पर कॉल करके आ सकते हैं मेरे पास, ऑफिस नंबर पर। वैसे डीसीपी साउथ जोन 2785 4760 डीसीपी साउथ जोन 2785 4760 ये नंबर पर मौजूद रहेंगे। आप कॉल करके उनकी मौजूदगी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और जाकर मुलाकात भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इतना फ़ायदा हुआ कि 4 टीवी के इस प्रोग्राम से कि आवाम को रास्त फ़ोन पर बात किया मिस्टर AK खान ने। ये एक तारीख़ भी है कि क्योंकि हमारा शहर तारीख़ी है, इसीलिए आज एक तारीख़ी काम भी हुआ और आवाम के पुलिस करीब आना चाहती है। तो आवाम की भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी शिकायत, अपने सजेशंस लेकर पुलिस तक जाएं, क्योंकि पुलिस और आपकी जब तक क़ुर्बत ना बढ़ेगी तब तक आपके मसाइल वैसे रहेंगे, अनसोशल एलिमेंट्स अपने काम अंजाम देते रहेंगे। अगर इनको अगर दूर करना है, लैंड ग्रैबर्स को, सट्टेबाजों को, सूदखोरों को या किसी और को, इनको अगर दूर करना है, अपनी सोसाइटी को अगर साफ सुथरी रखना है तो आपको पुलिस के करीब जाना होगा। पुलिस के आला अहदेदार आपके साथ है। जैसा कि AK खान साहब ने अभी आपसे कई वादे किए, उस वादों को पूरा करने की उम्मीद के साथ हम हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम रूबरू इख्तिताम को पहुँचाते हैं। और AK खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त हमारे लिए और हमारे आवाम के लिए दिया।